नमस्कार, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आनंद में। ये जो मेंस की आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की है, इसके जो सेशंस यूट्यूब पे आपके पास आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका लाभ आपको हो रहा है। और मुख्य परीक्षा के समय तो मेंस का सभी लोग पढ़ेंगे। अभी जो शांत टाइम है, ये जो आप लोगों के पास जो शांति काल का समय है, इसका सदुपयोग कीजिए और इस समय वो चीज़ें कवर कर लीजिए जो कोई नहीं पढ़ रहा। और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतिहास में जनरली राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पे तो सब फोकस करते हैं, पर इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर बच्चे कम पढ़ते हैं या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत कम पढ़ के जाते हैं। मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ टॉपिक भी जो नवीनतम जुड़े हैं। और ये जो आप लोगों की जो क्लासेस हैं, हमने संपूर्ण बैच के तहत स्टार्ट की है। संपूर्ण बैच एक ऐसा बैच है जिसमें प्री कंप्लीटली आपके पास रिकॉर्डेड है और मुख्य परीक्षा का जो है वो कंटेंट हम आपको लाइव उपलब्ध करवा रहे हैं। जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों के पास ये भी फायदे वाली बात है कि हम आप लोगों को जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ एथिक्स भी रिकॉर्डेड दे रहे हैं। अब आप मिशन मोड पे जुड़िए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए और कवर कीजिए। कोई भी पोर्शन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अक्टूबर के आसपास आपका प्री का प्रिडिक्शन है। उसके बाद में आपको 3-4 महीने मिलेंगे, उसमें तो सब कुछ कवर कर नहीं पाओगे। समय तो चाहिए तुम लोगों को, तो अभी से कुछ कवर कर जाओ। और इसीलिए ये जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज सर आप लोगों के लिए जो विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली क्लास लेके आप लोगों के लिए जो वो ऋतुराज सर कवर करवाएंगे। और ऋतुराज सर पूरी हिस्ट्री, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों के लिए कवर करते हैं। सर बहुत अच्छे से जज्बे से आपको पढ़ाते हैं, पढ़ के देखना मजा आ जाएगा। और टाइमली सिलेबस कवर करवाते हैं, इसका मजा ही एक अलग है कि आप लोग अगर बैठे हो ऋतुराज जी के भरोसे तो ये मान लो कि उस सब्जेक्ट को 1 महीने में पूरा होना ही होगा। उसका बढ़िया कंटेंट, कंटिन्यूसली क्लासेस, टाइमली सिलेबस पूरा, रिवीजन सबसे पहले बूस्टर में अगर करवाते हैं तो ऋतुराज जी कवर करवाते हैं। इसलिए संपूर्ण बैच में आप लोगों को कंप्लीट जो है वो दोस्तों जो है वो प्री का बैच एकदम पहले डे 1 पे आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड। और उसके अलावा मेंस में हम आपको एक्टिविटी कवर करवा रहे हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ो। और अभी मेंस का जो आप कवर कर सकते हो उनको जरूर करो, या तो छोटे वाले 7 सब्जेक्ट या डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटी, आईआर, या आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये कवर करो तो बहुत बढ़िया बात है। और पिछली बार ये भी था कि सर जो है वो कुछ मॉड्यूल भी चाहिए, तो इस बार अगर आपको सेकेंड पेपर चाहिए तो त्रिरत्न बैच अवेलेबल है आपका, जब जी चाहे आप एनरोलमेंट कीजिए। केवल जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल चाहिए तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। नीति शास्त्र, लोक प्रशासन का मॉड्यूल तो फिर इसके अंदर आपका एथिक्स पूरा रिकॉर्डेड है और पब्लिक एड जो है वो दोस्तों आपका इसमें लाइव है। ऐसे ही ये जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी तो नए सिलेबस, नए पैटर्न के ऊपर पूरी की पूरी जो है वो दोस्तों आप लोगों को रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा दी है। ये पांचों सब्जेक्ट जिसमें 3 लाइव चल रहे हैं, 2 लाइव चलेंगे जब 3 कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी तरीके से व्यवहार और विधि दोनों लाइव चल रहे हैं। तो इसलिए मॉड्यूल भी अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है। आप ये जो फ्री क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है, इससे आप बढ़िया समझिए, ये आपके लिए डेमो है। आपको अच्छा लगे तो फिर ऐप के ऊपर पूरा का पूरा जो है वो दोस्तों आप कवर कर सकते हो। एक चीज़ हमने निःशुल्क स्टार्ट की थी, आरएस मेंस का मेंटरशिप, उसकी क्लासेस भी आप लोगों के लिए हम यूट्यूब पे उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि इतने टॉपर्स आके डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है बूस्टर पे। हर दिन सिलेक्टेड या फिर जो है वो दोस्तों बढ़िया टीचर, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। और अब सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, बढ़िया तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री की पहली क्लास लो और पढ़ाई करो। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बूस्टर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद आप लोग खैरियत से हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और पढ़ रहे होंगे। फटाफट जुड़ जाइए, फिर अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ मेंस के विषय में बात करेंगे, ठीक है? और बिल्कुल बहुत दिनों बाद में, ठीक है ना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम मैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। मैसेज बाद में चर्चा करेंगे, मैसेज पे जो भी आपकी बातें होंगी उस पर हम बाद में डील करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हम एक ऐसे शॉर्ट सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात मैं फिर कह रहा हूं कि मेंस के अंदर एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और क्योंकि उसके आधार पर ही आप लोगों की रैंक निर्धारित की जाती है। प्री के अंदर तो क्वालिफाई करना होता है, लेकिन मेंस के अंदर एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। एक एक नंबर से एसडीएम, आरपीएस, ठीक है ना, आरटीएस, ये जो रैंक है ये निर्धारित होती है। क्लियर है की बात? तो आज हम चर्चा करते हैं। और अगर हम चर्चा करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में, अर्थात एक छोटा सब्जेक्ट है जो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि प्री के अंदर आता नहीं है। और राजस्थान की या भारत के
भारत में मतलब यूपीएससी लेवल की कोई भी एग्जाम होती है उसके अंदर जो प्रीलिमिनरी अर्थात जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है उसमें भारतीय इतिहास नहीं आता, भारतीय इतिहास सॉरी विश्व इतिहास नहीं आता, विश्व इतिहास नहीं आता। अर्थात जो जैसे कि राजस्थान की कोई भी एग्जाम है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो चाहे आरपीएससी की हो, उसके अंदर विश्व इतिहास नहीं आता प्री में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है विश्व इतिहास, वो है आरएस मेंस में। तो हम आरएस मेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को विश्व इतिहास पढ़ाएंगे, प्री के हिसाब से नहीं, क्योंकि अपन प्री के अंदर पढ़ते हैं, आरएस प्री पढ़ते हैं तो फैक्चुअल पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा अपन गौर करते हैं। लेकिन अब मेंस की, आरएस मेंस की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थात अभी जो नया एक पेपर पैटर्न आया है, उस पेपर पैटर्न के अनुसार लोगों की एनालिटिकल अप्रोच अर्थात स्टूडेंट्स की एनालिटिकल अप्रोच अच्छी नहीं होगी तब तक विद्यार्थी अच्छा नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहले 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल करना पड़ता था मेंस के अंदर, 5 नंबर के आते थे उसमें भी 50 शब्द सीमा थी, और 10 नंबर का क्वेश्चन आता था उसमें भी 100 शब्द सीमा थी। अब क्या किया है, 2 नंबर के क्वेश्चनों को साइड में रख दिया। इस बार जो नया पैटर्न आया है इसका 2 नंबर के जो प्रश्न है उनको साइड में रख दिया। क्लियर बात? क्या किया है, 5 नंबर और 10 नंबर, 10 नंबर का जो क्वेश्चन पहले 100 शब्दों में आता था इस बार क्या कर दिया 150 शब्दों में। तो विद्यार्थी की फैक्चुअल, भाई फैक्चुअल तो सीधी सी बात है, व्यक्ति को थोड़ा बहुत फैक्ट याद रहेंगे तभी तो वो कंसेप्चुअल करेगा, उसको तभी तो उसको कंसेप्चुअल करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब देखिएगा यहां पे हम बात करते हैं विश्व इतिहास। मैं आप लोगों को ये जो क्लासें होंगी ये विश्व इतिहास के संदर्भ में होंगी। अब मैं आप लोगों को कह देता हूं, देखिएगा पार्ट आरएस मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल, 4 पेपर्स होते हैं। उसमें फर्स्ट पेपर में यदि हम बात करते हैं, फर्स्ट पेपर में यदि हम बात करते हैं तो आपके सब्जेक्ट और भी आते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में हम बात करते हैं तो आपके एक पोर्शन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पोर्शन आता है। पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे 17 नंबर के, कभी 20 नंबर के, कभी 17 नंबर के आते थे, कभी 20 नंबर के आते थे। अब चूंकि एक स्ट्रीम चेंज कर दी, स्ट्रीम चेंज क्या की है कि भाई सबसे बड़ी बात है कि 5 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का कितना 15 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, और 10 का 150 वर्ड्स में। बात समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर हो रही बात? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे हम चर्चा करते हैं जो फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट है अर्थात फर्स्ट यूनिट का है, जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट के अंदर यदि हम आप लोगों से चर्चा करें तो 8 प्रश्न, ध्यान रखना यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट फर्स्ट जो हिस्ट्री की है, यूनिट फर्स्ट के अंदर यदि हम बात करते हैं 8 प्रश्न, कितने 5 अंकों के, और 3 प्रश्न कितने 10 अंकों के, अर्थात 40 प्लस 30 यानी कि 70। ये आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर है, हिस्ट्री एंड कल्चर। बात समझो इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, समझिएगा। हम बात कर रहे हैं आरएस मेंस से संबंधित, और आरएस मेंस में भी पेपर फर्स्ट के अंदर जो पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट आती है उसके अंदर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रश्न किस हिसाब से आएंगे, 8 प्रश्न तो आएंगे आपके 5-5 नंबर के, पहले 2 नंबर के भी आते थे लेकिन चूंकि वो हटा दिए, और 3 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। ये ध्यान रखना, जो ये 5 नंबर के 8 प्रश्न है इनकी जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों की है, और इनकी जो शब्द सीमा है यदि हम बात करते हैं 3 प्रश्नों की वो 150 शब्द है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ये संपूर्ण हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड कल्चर, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 नंबर का पोर्शन आता है, पहले 17 नंबर का आता था, कभी 20 नंबर का भी आया हुआ है। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं, एग्जामिनर एक तो बड़ा क्वेश्चन देगा 10 नंबर का, जो हमें 150 शब्दों में करना पड़ेगा, 150 शब्दों में करना पड़ेगा। बात समझाएगी, एक क्वेश्चन तो हमें 10 नंबर का देगा एग्जामिनर, किसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो हमें 150 वर्ड्स में करना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न देगा 5 नंबर का, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन देते 5-5 नंबर के, तो 20 नंबर की वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाती है, वो हमें 50-50 शब्दों में करना पड़ेगा। पहले हमने जितने भी पढ़ा है वो
वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ा, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत पढ़ाई है, लेकिन वो किस स्ट्रीम से पढ़ी है? हमने 2 मार्क्स के आधार पे पढ़ी है, 2 नंबर के आधार पे पढ़ी है। 2 नंबर के आधार पे हम क्या करते थे? फैक्चुअल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि अब पैटर्न चेंज कर दिया है, आरएस का नया पैटर्न है, नए पैटर्न के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन को बाहर कर दिया। अब आपकी अप्रोच होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, और जब तक एनालिटिकल अप्रोच नहीं होगी, यकीनन मानिए लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। तो एक तो ये ध्यान रखना कि 20 नंबर का 15 से 20 नंबर की वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, और इसके लिए मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूं, सुनते जाइएगा। पहली बात तो समझ में आ गई कि हम फर्स्ट पेपर के अंदर ये यूनिट आती है, फर्स्ट यूनिट वो टोटल 70 नंबर की आती है हिस्ट्री एंड कल्चर की, जिसमें राजस्थान, भारत का और विश्व का तीनों चीज आती हैं। क्लियर बात? और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस के अंदर इंडिया हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होता है बजाय राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। पिछले पेपर उठा के देख लो, ठीक है ना, 55-56 नंबर की या 57 नंबर की इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, राजस्थान हिस्ट्री 15 नंबर की आती है मैक्सिमम, ठीक है ना। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये पेपर पैटर्न देखो। हाँ, प्री के अंदर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का ज्यादा महत्व होता है। तो देखिएगा, एक चीज तो ये समझ में आई आपको। दूसरी बात ये है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे। देखोगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो टीचिंग होगी, अर्थात जो टीचिंग करवाएंगे, जो आपको पढ़ाई करवाएंगे, वो हाइब्रिड मॉडल में, अर्थात ध्यान रखना मेरी बात, आपको क्लास में नोट्स लिखवाए भी जाएंगे, क्लास के अंदर नोट्स लिखवाए भी जाएंगे, और हो सकता है कुछ इक्का दुक्का चैप्टर ऐसे आ जाए जो हमें पीपीटी से भी पढ़ाने पड़े, तो पीपीटी से भी पढ़ाने पड़े। तो यह हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हाइब्रिड मॉडल पे। बात समझ आ गई? अर्थात क्लास के अंदर नोट्स लिखवाएंगे। जहां तक मैं क्लास लेता हूं, प्री के अंदर जितने भी बच्चों ने क्लास ली है, मैं लगभग लिखवाने का प्रयास करता हूं, तो मैं लगभग यहां लिखवाने का प्रयास करूंगा। चाहे अगर मैं पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा तो भी आपको लिखने का प्रॉपर समय दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पहली बार पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे आपको नेशनल लेवल की हो, किसी भी एग्जाम के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में नहीं आती है, सब्जेक्टिव में आती है। मेरी बात समझ आ गई? तो मेरी बात सुनिएगा, टीचिंग अगर हम सिखाते हैं क्लास नोट्स और पीपीटी दोनों मॉडल में हो सकता है। ज्यादा कोशिश रहेगी कि मैं हाथ से लिखवाऊं और साथ साथ आप लिखो, साथ साथ आप लिखो, अर्थात आपको लिखने का प्रॉपर समय दिया जाएगा, गारंटी है। बात समझ आ गई? उसके बाद में अब आपके सामने प्रश्न है कि सर क्या है? तो देखिएगा, जैसे ही, अब सुन लीजिएगा मेरी बात, क्लास नोट्स आप लिखोगे, क्लास नोट्स की क्या होगी? पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद में अवेलेबल हो जाएगी। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद में अवेलेबल हो जाती है। जैसा कि मेरा रिकॉर्ड रहा है, मेरी हर क्लास के बाद में आप लोगों को पीडीएफ मिलती है। तो जो मैं हाथ से नोट्स लिखवाऊंगा, अगर पीपीटी से भी आपको मान लीजिए मैं पढ़ाऊंगा, तो भी मैं आपको लिखने का प्रॉपर समय दूंगा। तो क्लास के अंदर ही आप नोट्स बना लेना। जिसकी ये इच्छा है कि मुझे नहीं लिखना है और सर की पीडीएफ मैं प्रिंट करवा लूं, तो मैं व्हाइट पेज पे पढ़ा दूंगा, व्हाइट पीपीटी मतलब व्हाइट पे पढ़ा दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं लिखने का प्रॉपर समय दूंगा, चाहे मैं हाथ से लिखाओ चाहे पीपीटी से पढ़ाओ, आप लिख सकते हो। क्लास के अंदर ही नोट्स बना लेना, क्लास के अंदर ही नोट्स बना लेना, पहली बात। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, आपको कोई भी बुक्स गाइड नहीं लेनी है। बूस्टर एकेडमी की नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे भाई, बूस्टर एकेडमी है, वहां मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लिखवाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना, पीडीएफ का कंटेंट मिल जाएगा। जो भी टॉपिक पूरा होगा, उस टॉपिक पूरा होने के 2 दिन बाद में आपको ई कंटेंट मिलेगा। ई कंटेंट के लिए कोई भी मैसेज ना करे, स्पष्ट कह रहा हूं, मैं आपको लिखने का प्रॉपर समय दूंगा, आपको लिखवाऊंगा। और उसके बावजूद भी अगर आप ई कंटेंट के लिए फोन कर रहे हैं तो बेवकूफीपना कर रहे हैं। आपको ई कंटेंट हर टॉपिक के समाप्त होने के 2 दिन बाद में ई कंटेंट मिलेगा उस टॉपिक का। एक साथ पूरी किताब या पूरा ई कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा ई कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं पहले वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा बोर्ड पे लिखवाऊंगा या कुछ पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा, लिखने का प्रॉपर समय दूंगा। जैसे ही वो टॉपिक पूरा होगा, वो टॉपिक पूरा होने के पश्चात आपको 2 दिन बाद में उस टॉपिक का ई कंटेंट मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। और टॉपिक वाइज ई कंटेंट मिलेगा, एक साथ ई कंटेंट नहीं मिलेगा। तो ई कंटेंट के लिए कृपया करके मैसेज ना करें। हां, जैसे ही आज मैं कोई टॉपिक या कोई चीज पढ़ा के गया हूं, मान लीजिए मैं पुनर्जागरण पढ़ा के गया, जितना मैं पढ़ा के जाऊंगा उसकी पीडीएफ उसी समय क्लास में डाल दी जाएगी, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये चीज समझ में आ गई।
नोट से संबंधित आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपके मतलब प्रश्न हैं, वो दूर हो गए। अब रही बात, ये ध्यान रखना कि मैं हर रोज पर डे, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद में, क्लास एंड, जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास एंड हो जाएगी, उस समय मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मतलब पर डे एक क्वेश्चन दूंगा। ये ध्यान रखना मेरी बात, लिखने के लिए। हो सकता है वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो, कैसा भी होगा, ये होमवर्क होगा, नेक्स्ट दिन मैं लिख के बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको डेली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाया है, टॉपिक पूरा कभी नहीं होगा एक साथ कि एक दिन में पूरा टॉपिक करवा दिया, जितना मैंने लिखवाया है, क्लियर एक बात। अगले दिन जैसे मतलब क्लास खत्म होती है, तो क्लास में मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा आप लोगों को, और वो क्वेश्चन आप लिखोगे होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन लिखोगे आप होमवर्क के रूप में, ठीक है ना, होमवर्क के रूप में लिखोगे, और अगले दिन मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, यकीन मानिए हम बातों बातों के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री सीख जाएंगे, आपकी लेखन शैली भी सुधर जाएगी। लिखना जरूरी है, मैं कह रहा हूं टीचिंग आपको बेहतरीन कराने का प्रयास करूंगा मेरी तरफ से। बेवजह की कहानी मैं नहीं सुनाता, आप सबको पता है, ठीक है ना, बातें बातें कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। क्लास नोट्स आप सबको पता है पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे, जो मैं लिखवाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाए, उसके 2 दिन बाद में ई नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। एक साथ ई नोट्स की पीडीएफ कभी भी अवेलेबल नहीं होगी, स्पष्ट कह दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लास ध्यान रखना 11:30 बजे से स्टार्ट होगी, मैनेजमेंट ने यही टाइम डिसाइड किया है, अगर टाइम ऊपर नीचे होता है तो मैनेजमेंट आपको अपने आप क्लियर कर देगा। रही बात आपके इंग्लिश मीडियम की, तो कोशिश ये रहेगी, क्योंकि 99% बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, उनके सामने थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी बोलेंगे तो या तो उनके ऊपर से जाएगा या पता नहीं किसके ऊपर जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी जो भी टर्मिनोलॉजी होगी, टफ टर्मिनोलॉजी होगी, उसका इंग्लिश वर्जन भी आपको बोल देगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, हम अब सिलेबस पे चर्चा करते हैं। आपने एक देखा होगा कि पहले सिलेबस कुछ और था, अब कुछ सिलेबस और है। अब मैं फिर कह रहा हूं हम आरएस 2026 के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि आरएस की भर्ती आएगी, ठीक है ना। आरएस 2026 के अनुसार जो कोई भी विद्यार्थी मुझसे पहले पढ़ चुका है वर्ल्ड हिस्ट्री, या जो भी विद्यार्थी मुझसे पहले पढ़ चुका है मेंस से संबंधित, अब वो चीजें भूल जाओ, स्किप कर दो। चलो वो आपके याद है, थोड़ी बहुत याद है आपकी, कॉन्शियस मेमोरी में है या सब कॉन्शियस मेमोरी में है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भूल जाओ, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया, शब्द सीमा बदल गई, और एक तरह से लेखन शैली भी थोड़ा बहुत अपन को सुधार करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उस समय मैंने लेखन शैली नहीं करवाई हो, लेकिन अब लेखन शैली बहुत जरूरी हो। आपका एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम से पहले आंसर राइटिंग स्किल हो जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब हम थोड़ी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास 1951 तक। ये देखो सिलेबस की चर्चा करते हैं, सिलेबस की, अर्थात वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आरएस 2026, इसका जो सिलेबस है वो देखिएगा, इसका जो सिलेबस है वो देखो। पहला टॉपिक सबको पता है, पहला टॉपिक कौन सा आता है, पुनर्जागरण। व्यक्ति जब तक पुनर्जागृत ही नहीं होगा तब तक कोई मतलब, वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात आधुनिक विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम चर्चा करते हैं 1951 तक। यदि हम बात करते हैं, इधर देखिएगा, क्या लिख रखा है, आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास 1991 तक। ये देखो, अब पहला टॉपिक कौन सा आता है, यदि हम बात करते हैं, आप सबको पता है पहला जो टॉपिक आता है वो आप सबको पता है पुनर्जागरण आता है। पुनर्जागरण, रेनेसा, इसे हम क्या कहते हैं, रेनेसा बोलते हैं। ये हमेशा से आपके सिलेबस में, हमेशा से आपके सिलेबस में था। क्या क्या प्रश्न आए, हम प्रश्नों के भी लिख के लेके आए मैं, ऐसी बात नहीं, इससे क्या क्या प्रश्न आए हम चर्चा करेंगे लास्ट में। लिखना, देखो लिखना चाहो तो ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन मत लो, ये मैं लिख के लेके आया हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। इनके क्या क्या प्रश्न है हम उत्तरों पे भी चर्चा कर लेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं समझा रहा हूं, पहला चैप्टर कौन सा है, पुनर्जागरण, उसके बाद में
इसी के साथ जोड़ दो या दूसरा चैप्टर लिया, वो एक ही बात है, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, एवं धर्म सुधार, रिलीजियस रिफॉर्म्स, धर्म सुधार, ठीक है ना, ये है सर। रेनेसा एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, पहला चैप्टर है पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, दूसरा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिएगा दूसरा चैप्टर, ये आपके सिलेबस में है, मैं बताऊंगा आपको क्या चेंज हुआ है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अर्थात स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिकी क्रांति। तीसरा चैप्टर आता है फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा चैप्टर कौन सा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तीसरा चैप्टर कौन सा है? फ्रांसीसी क्रांति। चौथा यदि हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति, चौथा कौन सा है? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकी क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिकी, देखते रहिएगा। तो पहला चैप्टर है अगर हम चर्चा करें रिनेसा एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सेकंड है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, थर्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फोर्थ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्लियर होगी बात? उसके बाद में यदि हम बात करते हैं एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, नया टॉपिक, वो क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन, रूसी क्रांति, 5 नंबर का रूसी क्रांति। पांचवा चैप्टर कौन सा है? रूसी क्रांति। छठा वो भी नया जुड़ा है, जर्मनी में नाजीवाद एवं इटली में फाशीवाद, फाशीवाद, इटली में फाशीवाद। अर्थात अगर हम चर्चा करें नाजिज्म इन जर्मनी एंड फैसिज्म इन इटली, तो जर्मनी में नाजीवाद एवं इटली में फाशीवाद। क्लियर होगी बात? उसके बाद में हम चर्चा करते हैं विश्व युद्धों का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार्स, ध्यान रखना, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार अर्थात विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव। अर्थात आप सबको पता है कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं, 1914 टू 1918 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज बिटवीन 1939 टू 1945, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक टॉपिक और जुड़ा है, वो टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान विश्व, शीत युद्ध के दौरान विश्व, शीत युद्ध के दौरान विश्व अर्थात वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वार। अब आप सबको पता है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो विश्व 2 महाशक्तियों में बढ़ता है, एक तो पूंजीवादी व्यवस्था है तो जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका, और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? रूस यानी कि रशिया। और जब रशिया का विभाजन होता है 1991 में, तब तक ये चलता है, ठीक है ना। तो ये देखना 1991 तक आता है, 1991 तक। अब बताओ ये चीजें हैं अपने सिलेबस में हैं ये सब। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें नया क्या जुड़ा है? एक टॉपिक था अगर हम चर्चा करते हैं, देखिएगा एक चीज ध्यान रखना, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उस पे देखिएगा। रूसी क्रांति, ये नया टॉपिक जुड़ा है, रूसी क्रांति पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान रखना। एक ये नया टॉपिक जुड़ा है, एक ये नया टॉपिक जुड़ा है, देखो बताओ भाई, ये टॉपिक नए जुड़े हैं इस बार। तो जो भी पुराने विद्यार्थी पढ़ चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, उनको दोबारा पढ़ना है क्योंकि पैटर्न बदल गया है, बोलते ना वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ये चीजें बदल गई हैं। और इस बार हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हाथ से लिखवाने का, तो हाथ से लिखने का साथ साथ नोट्स बनाने के लिए कौन कौन सहमत है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यकीन मानो विश्व इतिहास सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट होगा आपका जब आप RS मेंस दोगे, और उसे बूस्टर एकेडमी के विद्यार्थी और उसे बहुत आगे निकलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो कौन कौन है लिखने को तैयार, ये बताओ, जल्दी बताओ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न कौन कौन से आए हैं, इन प्रश्नों पे अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाकी देखो आज थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी होना पड़ेगा क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है,
महत्वपूर्ण बात यह है कि नया सब्जेक्ट तो है ही है, उसके साथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप शायद जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, पहले 90% विद्यार्थी, मतलब 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको थोड़ा सा अपन को मतलब अपने दिलो दिमाग में लाना पड़ेगा कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीवियस ईयर्स के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जैसे कि अब एक टॉपिक था, आप सबको पता है टॉपिक क्या था, अर्थात उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। अर्थात यदि हम चर्चा करते हैं कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट, वो आपके टॉपिक हट गया है। वो टॉपिक थोड़ा टफ भी था, वो टॉपिक थोड़ा टफ भी था और वो हट भी गया है, तो सिलेबस में नहीं है। वो 2024 में जिसने एग्जाम दी थी उसमें सिलेबस में था और उससे बड़ा प्रश्न भी आता था, लोग परेशान भी होते थे, लेकिन वो टॉपिक हट गया। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब टॉपिक अच्छे हैं। अब यदि हम बात करते हैं, देखिएगा पुनर्जागरण की बात करते हैं। पुनर्जागरण, देखो टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, रिनेशा, इससे क्वेश्चन कौन कौन से आए थे? यदि हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, यदि हम चर्चा करें आप लोगों के सामने। अब इससे प्रश्न क्या था, सार्वभौमिक पौरोहित्य। एक क्वेश्चन आया था, देखिएगा सार्वभौमिक पौरोहित्य, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और कब था ये? 223, मतलब 2023 के अंदर आया था, सार्वभौमिक पुरोहितवाद। क्लियर होगी बात? प्रश्न आया था, ये क्या था ये? अर्थात ये ईसाई धर्म के उस सिद्धांत से है जिसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह मतलब जीसस ही तो था, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और बपतिस्मा प्राप्त सभी विश्वासी पुरोहित सेवा में भागीदार थे। मतलब कोई भी व्यक्ति पुरोहित बन सकता था, कोई भी व्यक्ति पुरोहित बन सकता था। सभी जो जीसस में विश्वास करते थे, जो बाइबल में विश्वास करते थे, वो कोई भी व्यक्ति पुरोहित बन सकता था। अर्थात जीसस और जो व्यक्ति होता, जो प्रार्थना करता, उस उनके बीच में पादरियों की आवश्यकता नहीं थी। चाहे तो व्यक्ति स्वयं पादरी बन सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि पादरी ही मध्यस्थता करवाएं। मतलब अपने जैसे हिंदू धर्म में हम बोलते हैं ना कि मंदिर में जाते हैं और प्रसाद वसाद कौन चढ़ाते हैं, अपने जो भी अपने पुजारी होते हैं वो चढ़ाते हैं, तो पुजारियों की आवश्यकता नहीं, बीच में पुजारी, अगर पुजारी वाले काम करना है तो मैं भी कर सकता हूं। यही है यूनिवर्सल प्रीस्टहुड। क्या है? सार्वभौमिक पुरोहितवाद। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था। क्लियर है बात? हालांकि अभी आपके सिलेबस में 2 नंबर हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास करें। दूसरा आया था, लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहां चित्रित किया? दूसरा प्रश्न कौन सा था? देखिएगा, लियोनार्डो दा विंची, दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर, द लास्ट सपर कहां चित्रित किया था? कहां चित्रित किया था? यह मैं क्यों लिखा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए, क्यों लिखवा रहा हूं मैं? अगर मैं चर्चा करूं, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको पता है? ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि अब ऐसे प्रश्नों का स्ट्रीम या ऐसे प्रश्नों का पैटर्न नहीं है, ये फैक्चुअल है। ये फैक्चुअल है कि कहां चित्रित किया था। ये फैक्चुअल है प्यारे विद्यार्थियों कि ये चित्र कहां चित्रित किया था। अब बताओ, ऐसे प्रश्न उस समय तो पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे। कहां क्या था? एक चर्च है, कहां पे एक चर्च है? सांता मारिया डेले ग्राची, मिलान सिटी, जो कि इटली के अंदर है। सांता मारिया डेले ग्राची, चर्च का नाम क्या है? सांता मारिया डेले ग्राची। हालांकि अब ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। तो सांता मारिया डेले ग्राची के अंदर ये चित्र चित्रित किया था। और ये प्रश्न कब आया था? 2021 में आया था, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में 2021 के अंदर आया था। बात समझ आ गई? इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, एक प्रश्न और आया था, रेनेसा मैन का आदर्श, अर्थात रेनेसा मैन आदर्श, ये भी ध्यान रखना, रेनेसा मैन आदर्श, ये भी ध्यान रखना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और कब आया था? 2013 में। रेनेसा मैन यदि हम बात करते हैं, जो व्यक्ति हर प्रकार से, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची साहित्यकार भी था, कविकार भी था, डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, हर प्रकार से, मतलब जो हर प्रकार से प्रतिभाशाली हो, हर प्रकार से मतलब उसको ज्ञान हो, तो रेनेसा मैन का आदर्श अगर हम चर्चा करते हैं तो लियोनार्डो दा विंची, जो लोगों के कल्याण की बात करता हो, ठीक है ना। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं
फिर यदि हम बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, ये तो देखो पुनर्जागरण से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, आ जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर कैसे आए हुए हैं, प्रश्न कैसे आए हुए हैं उनको समझिएगा। प्रश्न क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। अमेरिकी, क्वेश्चन क्या था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। कितने नंबर का था, 5 मार्क्स का था। कितने नंबर का, 5 मार्क्स का, मतलब 50 शब्दों का, और ये 2021 में आया था। कब आया था, 2021 में पूछा गया। अब एक बात तो, इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि पूछी है अमेरिका की, और कुछ नहीं पूछा। अमेरिका की क्या पूछी है, वैचारिक पृष्ठभूमि ही पूछी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी बात। अर्थात यदि हम बात करते हैं, बहुत सारे कारण थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के, बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं जैसे कि वैचारिक स्वतंत्रता, अर्थात जॉन लॉक का प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकी विचारक जॉन लॉक था, उसके तर्क से लोग बड़े प्रभावित थे। उसने कहा था कि हर मनुष्य को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, किसी का उपनिवेश बनने का अधिकार नहीं कि ब्रिटिश सरकार उसको है, और इस सरकार का दायित्व है कि वो उनके सिद्धांतों की रक्षा करे। दूसरा ये है कि एक नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर होगी बात। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक किताब छपी थी यार, थॉमस पेन, उसकी एक कृति थी कॉमन सेंस, ठीक है ना। उसमें एक लिखा गई थी बात थी कि एक द्वीप अर्थात ब्रिटेन एक पूरे महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है, ये जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। जो बहुत सारे उस समय के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी खुली वहां, तो लोगों के अंदर बौद्धिक जागरण हुआ, बौद्धिक जागरण अर्थात वैचारिक चेतना जागी। और जब व्यक्ति वैचारिक रूप से जागृत होता है तो यकीन मानिए वो शारीरिक रूप से, जो ये जो वैचारिक चेतना ना, ये शारीरिक स्वतंत्रता से भी बड़ी चेतना है। ये ध्यान रखना मेरी बात, समझ गए मेरी बात। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वतंत्र है लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है ना, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां से व्यक्ति जागृत है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बस ये ध्यान रखना, इसके कारणों की हम चर्चा करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं फ्रांसीसी क्रांति का प्रश्न। देखो भाई, फ्रांसीसी क्रांति है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले बोल दिया है। फ्रांसीसी क्रांति एक बड़ा चैप्टर है, वो तो आपके हट ही गया वैसे। इसका एक क्वेश्चन आया था, थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया, क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना मेरी बात। थर्मोडोरियन और थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया 2 मार्क्स का था, और 2024 में थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया, अर्थात फ्रांस की क्रांति का वह दौर जब क्रांतिकारी सरकार के सबसे कट्टरपंथी और हिंसक चरण का अंत हुआ था। याद करो, जैकोबिन, और उन्होंने आंतक का शासन स्थापित किया था, और उसमें मुख्य व्यक्ति कौन था, रोबोस्पियर था। और रोबोस्पियर का ध्यान रखना मेरी बात, कत्ल कर दिया गया था कब, जुलाई 1794 के अंदर। अर्थात वो एक तरह से देखा जाए फ्रांस का थर्मोडियर महीना माना जाता है, तो उसको हटा दिया था सत्ता से, उसका अंत कर दिया था। अर्थात आंतक के शासन की क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी, अर्थात रिजाइन ऑफ टेरर खत्म हुआ था। क्लियर बात। और एक तरह से देखा जाए, मतलब संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जब फ्रांस के अंदर आंतक का शासन स्थापित था तब फ्रांस चारों तरफ से एक तरह से अराजकता से घिरा हुआ था। जैसे ही रोबोस्पियर का जुलाई 1794 के अंदर उसको खत्म कर दिया जाता है, और वहां उदारवादी सरकार की स्थापना होती है, एक नई व्यवस्था की स्थापना होती है। अर्थात यदि हम कहते हैं कि फ्रांस के अंदर स्थिरता और शांति के लौटने का प्रयास ही क्या थी, थर्मोडियन प्रतिक्रिया थी, जो कि जुलाई का महीना फ्रांस के अंदर थर्मोडियन महीना माना जाता है। इसी वजह से इस क्रांति को हम थर्मोडियन क्रांति के रूप में लिखते हैं, या प्रतिक्रिया के रूप में लिखते हैं। ये पढ़ाएंगे, उस समय बताएंगे। और इस बार फ्रांस की क्रांति इंपोर्टेंट है आपके भाई, फ्रांस की क्रांति बहुत इंपोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति आपके बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी क्रांति है, और इसे प्रश्न अभी तक एक पूछा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति से तो बहुत प्रश्न आए हैं। अब औद्योगिक क्रांति क्या है, अर्थात ये मान लीजिए मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो भी चीजें हाथ से बनाई जाती थी, अब उनका स्थान मशीनों ने ले लिया, वही औद्योगिक क्रांति है। फिर इसके क्या क्या प्रभाव पड़े वो जानना जरूरी है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखिएगा, औद्योगिक क्रांति टॉपिक है ये, औद्योगिकी क्रांति। बात समझ आएगी। अब इसके क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले आविष्कारों के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। सेम टू सेम प्रश्न नोट से आया था, आप उठा के देख लो, जिस भी किसी भी विद्यार्थी के पास है। 2023 से पढ़ा रहा हूँ ये, और सेम टू सेम इस बार आ गया। मैंने कहा कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ लिया इस बार 2024 के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। आज अपने ही नोट्स में क्रम वाइज लिखा मिला है सारणी के रूप में। तो लिखोगे औद्योगिक क्रांति में, क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिकी क्रांति में वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी 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 परिवर्तन करने वाले, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले आविष्कारों के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। सीधा का सीधा फैक्चुअल प्रश्न पूछ लिया है 5 मार्क्स का, 2024, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताओ आप, औद्योगिक क्रांति संबंधित आप अपने नोट्स उठा के देना, सेम टू सेम सारणी के रूप में लिख रखा है। क्लियर की बात। उसके बाद में एक प्रश्न आया था, यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया, वर्णन कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन देखिए होगा, लिख दिया 2024, यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने, यूरोपीय औद्योगिकी क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। वर्णन कीजिए, ये 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 2023 में आया था। कितना अच्छा प्रश्न है। जब औद्योगिक क्रांति है, मतलब एक तरह से देखा जाए, आपके पास पहले तो चलो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, चलो ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग है, वो खत्म होगा, मशीनों ने स्थान ले लिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। मशीनों ने जब स्थान ले लिया तो भाई प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, तो एक तरह से देखा जाए मार्केट चाहिए, और मार्केट के लिए एक नई अवधारणा विकसित होती है, जिसे हम इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद बोल देते हैं। अर्थात अन्य राष्ट्रों के हर प्रकार के क्षेत्र पर कब्जा करना है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे मतलब आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सैनिक क्षेत्र हो। कोई दूसरा राष्ट्र अन्य राष्ट्र के सैनिक हुआ, व्यापारिक यानी कि आर्थिक हुआ, वहां का हर प्रकार के क्षेत्र पर कब्जा करना ही क्या साम्राज्यवाद है। अपने साम्राज्य का विस्तार करना अन्य राष्ट्रों में, यही साम्राज्यवाद। ठीक है, तो ये सारी चर्चा करेंगे, उस समय पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाएंगे क्रांति। अब उसके बाद में देखो एक प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति न केवल प्रौद्योगिक क्रांति थी, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के रहने के ढंग को परिवर्तित कर दिया था। बहुत शानदार प्रश्न है, जब डिटेल से पढ़ाएंगे ना तब ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तो सिर्फ प्रश्न लिख रहे हैं कि इस ऐसी स्ट्रीम के प्रश्न हैं, प्रश्न लिख रहे हैं। देखिएगा भाई, मैं कोई पीपीटी नहीं बना के लेके आया हूं हाथ से, ये भी मैंने हाथ से लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि विद्यार्थियों को न लगे कि सर बात तो कर गए थे हाथ से लिखने की और दिखा गए पीपीटी, ऐसा तो नहीं होगा कभी। ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति देखिएगा, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकीय क्रांति थी, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक
आर्थिक क्रांति भी थी, क्रांति भी थी, जिसने लोगों के रहने के, जिसने लोगों के रहने के ढंग में परिवर्तन किया। विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। 10 मार्क्स 2021। ठीक है ना, क्लियर बात। यहां पे हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के विषय में हमने चर्चा की है। औद्योगिक क्रांति से ऐसे प्रश्न आए थे। अब जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ेगा, मतलब एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था आएगी, तो शहरों का विकास होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा मतलब कहने की बात है कि भाई अब जब मेटेरियलिज्म की बात करेंगे, भौतिकवाद की बातें करेंगे, तो भौतिकवाद में बहुत सारी चीजों का उत्थान भी होता है, तो बहुत सारी चीजों का पतन भी होता है। तो उस पर सारे के साथ डिसीजन करेंगे अपन कि रहने के ढंग में परिवर्तन किया गया था। विवेचना कीजिए। उसके बाद में ध्यान रखना, एक प्रश्न अगर हम सोच सकते हैं, विश्व युद्धों का प्रभाव। एक टॉपिक हट गया, वो जो सबसे कठिन टॉपिक था, एशिया और अफ्रीका के अंदर उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, अर्थात कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वो हट गए आपके टॉपिक, और उसी से प्रश्न आते थे बड़े बड़े और टफ प्रश्न आते थे, वो हट गए, ये मौज हो गई आपके। ठीक है ना। अब देखो, ये प्रश्न आया हुआ है, जैसे कि ये टॉपिक है विश्व युद्धों का प्रभाव। विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव। इससे देखो कौन से प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न देखो आप, क्वेश्चन, दो विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्त्रियों की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी। देखिएगा, दो विश्व युद्धों में, दो विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्त्रियों की भागीदारी किस प्रकार बढ़ी, किस प्रकार बढ़ी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 5 मार्क्स और 2023 में क्वेश्चन सेम टू सेम अपने नोट्स में बताया, सेम टू सेम लिखा हो डिटेल से। दूसरा प्रश्न है 2021 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। बताएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करें, अर्थात कितने नंबर का था, 10 मार्क्स का था और 2021 में आया था। कैसे बॉम्बे प्लान आया, कैसे टाटा ने शुरुआत की थी, मतलब हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए, ये ध्यान रखना। 10 मार्क्स था और 2018। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या होता है, विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। नाम एक वो भी होता है ना कि गुट निरपेक्ष नीति आती है, किस हिसाब से है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, हर चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। एक आता है वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, टिप्पणी कीजिए। वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए
द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। ये 5 मार्क्स 2013 के अंदर। अब आप सबके सामने ये प्रश्न आ गया जो मैं लिखे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे प्रश्न आ गए। अब देखो भाई, यहां पे हम बात करते हैं, ये समझ में, ये टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे नए जो टॉपिक जुड़े हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नए टॉपिक पहले बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। अब रूसी क्रांति है, ये एक नया टॉपिक जुड़ा है। अर्थात एक तरह से देखा जाए, जो 1917 की जो रूसी क्रांति थी, रशियन रिवॉल्यूशन थी, वो विश्व इतिहास की एक युग परिवर्तक घटना थी। अर्थात रूस के अंदर जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अर्थात राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर राजा होता है, और वहां का राजा क्या कहलाता है? जार कहलाता है। वहां का राजा क्या कहलाता था? जार। और वो बड़ा निरंकुश था, और रूसी जनता ने जार की निरंकुश सत्ता को समाप्त कर पूरे विश्व के अंदर पहली बार कम्युनिज्म या सोशलिज्म पर आधारित राज्य की स्थापना की थी। अर्थात एक तरह से देखा जाए, जनता के राज्य की स्थापना की थी। ये क्रांति, ध्यान रखना मेरी बात, दो क्रांति में, दो चरणों में पूरी होती है। एक तो फरवरी क्रांति, जिसे हम मार्च की क्रांति बोलते हैं, क्योंकि वहां मार्च होता था। अर्थात जार निकोलस सेकंड को पद छोड़ना पड़ा था, और वहां एक अस्थायी सरकार बनी थी, ठीक है ना। लेकिन वह अस्थायी सरकार, ध्यान रखना, भूखमरी या गरीबी को सुलझाने में असफल रही। यानी कि जो फरवरी 1917 के अंदर क्रांति हुई थी, जिसे हम मार्च 1917 की क्रांति बोलते हैं रूसी महीने के अनुसार, उस क्रांति के अंदर जार निकोलस, जो कि रूस का राजा था, उसको पद छोड़ना पड़ा था, और वहां एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। और लेकिन उस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने वहां की जनता की भूखमरी, गरीबी को मतलब सही नहीं कर पाई, अर्थात उसके सुलझाने में विफल रही। उसके बाद में ध्यान रखना, अक्टूबर के अंदर क्रांति होती है, नवंबर महीना हो जाता है वहां का, ठीक है ना। तो अक्टूबर के अंदर क्रांति होती है 1917 में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति बोल देते हैं, जो कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होती है। और वहां व्लादिमीर लेनिन अस्थायी सरकार बनाता है, और एक तरह से कम्युनिज्म अर्थात सभी लोगों का शासन आता है, जिसे हम सर्वहारा वर्ग बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? रूसी क्रांति, जो नया है, जो नई चीजें हैं, बात में आ गई रूसी क्रांति। फिर जर्मनी में नाजीवाद एवं इटली में फांसीवाद। आप सबको पता है, इटली और जर्मनी के अंदर, अर्थात फैसिज्म इन इटली। जर्मनी के अंदर आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी और इटली के साथ मित्र राष्ट्र ने बहुत ही गलत बिहेवियर किया, और इटली के अंदर एक तरह से देखा जाए कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। लेकिन वहां एक नेता उभर के आता है, जिसका नाम होता है बेनेटो मुसोलिनी, और उसने 1919 के अंदर फांसीवादी पार्टी की स्थापना की थी। और उस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को वापस लाना, और इटली को एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करना। बात समझेगी? और उस व्यक्ति ने राजा या प्रजा या वहां की संसद, किसी को महत्व नहीं दिया। उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर राज्य के हितों को प्राथमिकता दी। अर्थात उसने कहा राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। यही फांसीवाद है। अर्थात राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं है, यही राज्य की सर्वोच्चता, यही फैसिज्म है, फांसीवाद है। और इसी वजह से एक उग्र राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, जो कि नस्लीय कट्टरता पर आधारित था। और इंपॉर्टेंट बात है कि 1939-38 में आप सबको पता है, फिर एक तरह से देखा जाए विश्व के अंदर ग्रुप बनने लगे थे, जिसमें इटली भूरी राष्ट्रों में था। इसी तरह से जर्मनी के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जिस तरीके से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की थी, जर्मनी को तहस नहस करने का प्रयास किया था, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक, हर प्रकार से, आर्थिक रूप से तहस नहस करने का प्रयास किया था। इसी समय एक व्यक्ति का उदय होता है, जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर। और वो जब जर्मनी में सत्ता में आता है, तो ध्यान रखना मेरी बात, ये भी रेशियल प्योरिटी के अर्थात नस्लीय शुद्धता की बात करता है, और जर्मनी के अंदर नाजीवाद की स्थापना करता है, ठीक है ना। जर्मनी के अंदर जो पहले से यहूदी रह रहे थे, जो कि वहां का लोगों पे अत्याचार के थे, तो उनके खिलाफ अभियान छेड़ता, अर्थात नाजीवाद, एंटीसेमिटिज्म था, अर्थात यहूदी विरोधी था। और हिटलर वहां पूर्ण तानाशाही के रूप में आ गया था। और फिर आप सबको पता है कि क्या होता है,
ठीक है ना। तो ये चीजें कभी कभी प्रश्न आ जाता है। उसके बाद में विश्व युद्धों का क्या प्रभाव है, ये अपने सिलेबस में हमने पढ़ चुके हैं, ये अपने सिलेबस में खूब दे रखा है। अब देखो भाई, अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे कि आपसे प्रश्न, एक विद्यार्थी प्रश्न कर रहा बहुत ही अच्छा कि सर कोई छोटा सा प्रश्न लिख के बता दो कि फासिज्म और नाजिज्म, अर्थात एक तरह से देखा फासिज्म इटली के अंदर और नाजीवाद जर्मनी के अंदर, इसमें थोड़ा सा अंतर लिख के बता दो हमें कैसे होता है। तो देखो भाई, लिखने का एक तरीका बताते हैं। अब विद्यार्थी ने प्रश्न कर लिया है, प्रश्न आज एक ही कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रखना मेरी बात, एक ही कराऊंगा, क्योंकि बार बार ज्यादा प्रश्न तो फिर मैं क्लास में क्या कराऊंगा। लेकिन विद्यार्थी ने प्रश्न किया है तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। उसके बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना कि सर अच्छा लगा, कैसा लगा। देखोगे, यदि हम बात करते हैं फासीवाद एवं नाजीवाद में अंतर, आपके कहने पे ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, फिर आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कि सर हाँ अच्छा लगा। हो सकता है कि ठीक है, गलती भी लगे तो भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अपने वो कोई विषय की बात नहीं है। अब देखो, यहां पे हम देख लेते हैं, दो चीजें देख लेते हैं। देखो, लिखने का तरीका है, मैं थोड़ा धीमे लिखूंगा, आप थोड़ा सा स्पीड से लिख लीजिएगा। ठीक है, लाइनों में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, उसमें अब हम चर्चा करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं, विशेषता। विशेषता, फाशीवाद कहाँ था? इटली में। फाशीवाद कहाँ था? इटली में। और नाजीवाद कहाँ था? जर्मनी में। नाजीवाद कहाँ था? जर्मनी में। अब यहां पे हम बात करते हैं, जैसे कि इधर देखो, मुख्य नेता कौन थे? मुख्य नेता कौन थे? बेनेटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर। फासीवाद के कौन थे? बेनीटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर। याद, ये तरीका होता है लिखने का, नंबर ऐसे आएंगे। कोई आपकी पूरी कॉपी पढ़ने के लिए नहीं बैठा है, उसको दिखना चाहिए कि किसने सही लिखा है, क्या लिखा है, कोई नहीं पूछेगा। क्लियर बात। अब महत्वपूर्ण बात यह है, इधर देखो, इसका आधार क्या था यदि हम बात करते हैं? आधार मतलब फाशीवाद का आधार क्या था? उग्र राष्ट्रवाद और राज्य की श्रेष्ठता, अर्थात उग्र राष्ट्रवाद एवं राज्य की श्रेष्ठता, ये इसका आधार था। ठीक है ना। ये क्या था? उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद एवं, यहां इंपोर्टेंट है, नस्लीय श्रेष्ठता। नस्लीय श्रेष्ठता अर्थात आर्यवाद, अर्थात आर्यवाद है। तभी तो यहूदियों को मारा था इसने। अब देखो, यहां पे तीसरा पॉइंट अपने आप निकल गया था, नस्लवाद। तीसरा अपने आप निकल गया था, रेसिज्म निकल गया ना, नस्लवाद निकल गया ना। शुरुआत में महत्वपूर्ण था, शुरुआत में महत्वपूर्ण नहीं। और ये विचारधारा का मूल आधार था, विचारधारा का मूल आधार है ये। भाई एक तरह से देखा, जातीय साथ नस्लीय श्रेष्ठता पर तो बल दिया इसने। किसने? हिटलर ने। अर्थात हिटलर कौन सा था? नाजीवाद, जो जर्मनी का था। बात समझ आएगी? ठीक है ना। अब शासन की संरचना यदि हम बात करते हैं, देखो भाई, शासन की संरचना, शासन की संरचना कैसी थी? नॉर्मल सा प्रश्न है ये। कैसी थी? राजा का पद नाम मात्र के लिए बना रहा,
इसके काल में राजा का पद नाम मात्र के लिए बना रहा, भेटा है नहीं, लेकिन सारी शक्तियां इसने अपने अधीन कर ली थी। किसने? मुसोलिनी ने। मुसोलिनी राजा नहीं बना था, और हिटलर राज्य का सर्वोच्च प्रमुख था। हिटलर राज्य का सर्वोच्च प्रमुख था। और इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूहरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूहरर। इसमें राजा नहीं था, इसमें राजा का पद बना रहा, लेकिन चूंकि एक तरह से देखा जाए, अब यहां पे एक छोटा सा ध्यान रखना, एक प्रश्न और आ जाता है, क्रूरता। क्रूरता तुलनात्मक रूप से कम हिंसक थी। यहां ध्यान रखना मेरी बात, तुलनात्मक रूप से कम हिंसक, मतलब अत्यधिक हिंसक और दमनकारी। देखो कितने लोगों का कत्ल करवाया था हिटलर ने, अत्यधिक हिंसक एवं दमनकारी। बताओ भाई, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप करोगे कि नहीं कर दोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कर दोगे या नहीं कर दोगे? ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। कल हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना मेरी बात। कल हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ये ध्यान रखना, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपको ला के देंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? बहुत शानदार थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ो। बहुत अच्छी थी क्लास, कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल अच्छे समझ गए। तो हम कल मिले, फिर अपन कल मिलते हैं। और कल क्लास 2 घंटे की, कल टॉपिक होगा ऋणेशा, पुनर्जागरण। तो खुश रहो, प्रगति करो, और कल से रेगुलर क्लास रहेंगी। क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। लव यू टू ऑल, बाय बाय।